बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं कैटसन चैप्टर 45 की पार्ट 2 की वीडियो को। पार्ट 1 की वीडियो में काफ़ी कॉन्सेप्चुअल बातें कर ली थी हमने। पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट क्या होता है, कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग क्या होती है, ये वो डिस्कस किया था। फिर हमने अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स के फार्माकोकाइनेटिक्स, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जिसमें 4 पॉइंट्स थे, मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस इसमें 3 पॉइंट्स थे, ये सब डिस्कस कर लिया था। अब हमने देखने हैं अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स के क्लिनिकल यूजेस और टॉक्सिसिटी। स्टार्ट करते हैं क्लिनिकल यूजेस से। एक तो बात ध्यान में रखनी है आपने, अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स की जो पिक्चर है हमारे पास वो बड़ी सर्दी वाली जगह है, आपको नजर आ ही रहा होगा। तो इस जगह पर टेम्परेचर को नेगेटिव ही हो सकता है। तो यहाँ पर टेम्परेचर हमने एज्यूम किया हुआ है तकरीबन -30, ठीक है, -30 है। तो एक तो इससे आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स मेनली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के खिलाफ काम कर रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैसिलाई वगैरह के खिलाफ। सही होगी बात। और 30 से याद आ जाएगा आपको, 30S राइबोसोम पे काम करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। वैसे तो ये 3 बजे के टाइम से भी आपको याद आ जाना चाहिए 30S राइबोसोम। एनीवेज, अब हम एक दफा दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स में कौन कौन से ड्रग आते हैं, ड्रग के नाम देख लेते हैं। तो एक तो ये AM टाइम AM है, तो इससे आपको नाम याद आ जाएगा, एमिकाइसिन। ऊपर से फिर ये जो हमने स्नोमैन बनाया हुआ है, ये स्नोमैन स्ट्रेप्सिल्स की आंखें बनाई हुई हैं, तो उससे याद आ जाएगा आपको स्ट्रेप्टोमाइसिन। और आंखें इसकी एक ख़राब है तो ये काना है, तो उससे आपको याद आ जाएगा कानामाइसिन। फिर इसी तरह से आप देख सकते हैं इसके पैर भी हैं, तो पैर से आपको याद आ जाएगा पैरोमोमाइसिन। अभी नई नई मैंने इसकी इंटरचेंज लगाई है, तो नियो कोलोन में नियो लिखा हुआ है। वैसे ये याद करने के लिए अच्छी चीज़ तो नहीं है, लेकिन वैसे बता रहा हूँ, नियो भी एक होता है, नियोमाइसिन भी होता है, इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन बहरहाल नेटिलमाइसिन भी होता है। अच्छा जी, और इसमें कौन कौन से, हाँ ये कोबरा नहीं बना हुआ, तो कोबरे से आपको याद आ जाएगा ना, टोब्रामाइसिन भी होता है। अच्छा वैसे बिग कैट में कौन लिखा हुआ है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सीसोमाइसिन बता मैं देता हूँ कि आपने कल को किसी को डिप्रेशन मारना हो तो बता मतलब इम्प्रेस करना हो। अच्छा सिसोमाइसिन भी होता है। सिसोमाइसिन जो होता है ना, ये काफ़ी सिमिलर टू जेंटामाइसिन ही है, इसके बारे में कोई अलग से बात नहीं लिखी हुई, लेकिन बहरहाल एक अलग नाम तो है ना। तो ये सारे होते हैं आपके पास अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स। अच्छा नामों में ना आप देखो, अमाइनो ग्लाइकोसाइड में माइसिन माइसिन आ रहा है, MI वाला माइसिन भी आता है और MY वाला माइसिन भी आता है। तो अब आपके थोड़े से एंटीबायोटिक्स के नाम जो है वो कन्फ्यूज होंगे। कैसे कन्फ्यूज होंगे, देखो पहले हमने पढ़े थे मैक्रोलाइड्स। मैक्रोलाइड्स में भी कौन कौन से आए थे, अजिथ्रोमाइसिन, अरिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, ठीक है। अब 3 माइसिन वो हो गए थे, और उसके अलावा एक पढ़ा था टेलिथ्रोमाइसिन। तो अजिथ्रोमाइसिन, अरिथ्रोमाइसिन और क्लैरिथ्रोमाइसिन। चौथे नंबर पे आ गया टेलिथ्रोमाइसिन। ये सारे माइसिन जो थे ये तो थे मैक्रोलाइड्स। सही होगी बात। उसके बाद मैक्रोलाइड्स के बाद एक और हमने पढ़ा था, जिसमें हमने कहा था जो तस्वीर थी, चीज़ें क्लिंगिंग फ्रॉम द रूफ थी, वो था क्लिंडामाइसिन। सही के बाद, तो एक तो मैक्रोलाइड्स माइसिन होते हैं, दूसरा क्लिंडामाइसिन माइसिन होता है, और तीसरा अब ये अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स भी माइसिन होते हैं। अमाइनो ग्लाइकोसाइड के बहुत सारे नाम हैं, तो बेहतर है आप ये याद कर लो कि ये 4 और ये 5 माइसिन अमाइनो ग्लाइकोसाइड नहीं होते, बाकी सारे माइसिन जो है वो अमाइनो ग्लाइकोसाइड ही होंगे। और एक और ड्रग है जिसका नाम है स्पेक्टिनोमाइसिन, वो खैर कभी पेपर में इतना आता नहीं क्योंकि ये एक अलग कैटेगरी का ड्रग है, और ये पूरे चैप्टर में कहीं लिखा हुआ ही नहीं है। सही होगी बात। तो ये तो एक दफ़ा आपको, क्योंकि नाम ये कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया, बल्कि कैटसन वाला खुद भी कंफ्यूज हो गया इसमें, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे इंशाल्लाह। अच्छा खैर एनीवेज, तो ये नाम निकाल के एक और बात ध्यान में रखना, ये सारे जो है ना, इनमें आमतौर पे MY वाला माइसिन आता है इनमें, ठीक है। जबकि जो अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स हैं इनमें MY वाला भी आता है और MI वाला। तो अगर कहीं MI वाला माइसिन नजर आए ना, तो वो तो आप फौरन समझ आना है कि ये अमाइनो ग्लाइकोसाइड है। जिस तरह अमाइनो ग्लाइकोसाइड में MI आता है ना, तो MI वाले जो होते हैं वो सारे अमाइनो ग्लाइकोसाइड होते हैं। तो मतलब MY वाले इन तीनों में से कोई भी हो सकते हैं, वो आपको फिर नाम याद होंगे तो इंशाल्लाह का काम चल जाएगा। अच्छा जी, अब एक बात आपको पता है कि एक ड्रग ग्रुप के अंदर जो मुख्तलिफ ड्रग्स होते हैं, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ उनकी कैरेक्टरिस्टिक फ़र्क होती है, इसलिए तो हमने जगह रखे होते हैं। कोई टॉक्सिक ज़्यादा होगा, किसी का स्पेक्ट्रम अच्छा होगा, किसी की हाफ लाइफ ज़्यादा होगी, इस तरह की चीज़ें होती हैं। एमिकाइसिन के बारे में बताऊँ, ये वैसे बिग कैट में जगह लिखा हुआ है, ये सबसे एक्सपेंसिव ड्रग है, सबसे महंगा बेहतरीन किस्म का ड्रग। खैर एनीवेज, तो स्टार्ट करते हैं। इनमें 3 ड्रग्स यानी कि टैग। अच्छा इनमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट पता कौन कौन से हैं, एमिकाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टोब्रामाइसिन है, और एक और लिखा ही नहीं मैंने यहाँ पे, जेंटामाइसिन। जेंटामाइसिन, क्योंकि ये स्नोमैन जो है वो काफ़ी जेंटलमैन बना हुआ है, मूछें बनाई है मैंने इसकी। सही की बात, आपको जेंटामाइसिन भी याद होना चाहिए। अच्छा ये 4 कुछ इंपॉर्टेंट हैं, चलो थोड़ा बहुत नियोमाइसिन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कानामाइसिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नेटिलमाइसिन भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिसोमाइसिन बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। तो अगर आपने थोड़े से नाम याद करने हैं तो ये 4-5 नाम याद कर लीजिएगा। इनमें से मैंने कहा आपको टैग, यानी टोब्रामाइसिन, एमिकाइसिन, जेंटामाइसिन। टैग, इस टैग के बारे में देखते हैं, इसका स्पेक्ट्रम देखते हैं। अब हम यूज़ करने लगे, बेसिकली स्टार्ट करने लगे हैं क्लिनिकल यूजेस। तो ये तो बात मैंने आपको बता दी है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के खिलाफ काम कर रहे हैं। काफ़ी सारे ग्राम नेगेटिव के नाम उन्होंने लिख दिए यहाँ पे आपके पास।
ये देखिए यहाँ से शुरू हो रहे हैं, एंटेरोबैक्टर, ई कोलाई, क्लेब्सियला, प्रोटियस, प्रोविडेंशिया, सूडोमोनास, सिरेशिया स्पीशीज। पूरा स्पेक्ट्रम याद करना आपके लिए मुश्किल है और एग्जाम में भी इतने काम की चीज़ है भी नहीं। अगर उन्होंने पूछा स्पेक्ट्रम तो बढ़िया आप ये जवाब दोगे कि जी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के खिलाफ स्पेक्ट्रम है इसका, ठीक। और क्लिनिकल यूज़ के एमसीक्यूज आते हैं, उसके लिए आप पर्टिकुलर जो क्लिनिकल यूज़ है ना कि इस बीमारी का ये फर्स्ट लाइन होता है, ये सेकंड लाइन होता है, वो याद करें। स्पेक्ट्रम याद करना तो बड़ी खिंच बन जाएगी, आपसे होगा नहीं। रट्टा मार भी लिया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इस बैक्टीरिया का फर्स्ट लाइन कौन सा, सेकंड लाइन कौन सा है। तो इसलिए क्लिनिकल यूज जो होते हैं, जिसकी मैंने खास तौर पे कहा है बिग कैटसन का टेबल 51.1 जितना अच्छा याद कर सके उसको करते रहें, ठीक है। मैं बार बार दिखाता भी रहता हूँ आपको। एनीवेज, तो स्पेक्ट्रम में जनाबे वाली ये जो टैग हैं टोब्रामाइसिन, एमिकासिन, जेंटामाइसिन, ये यूज़ हो रहे हैं आपके पास ए तो सारे ग्राम नेगेटिव्स। और उसके अलावा अगर क्लिनिकल यूज़ की बात की जाए तो जो हमारे पास ए टिपिकल नमूनिया हो रहा है, ए टिपिकल नमूनिया, उसमें हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं इन 3 ड्रग्स को। तो मैंने यहाँ पे टैग लगा दिया हुआ है इस बिल्ली के साथ ताकि आपको याद रहे 3 ड्रग्स यूज़ हो रहे हैं। किस किस में ए टिपिकल नमूनिया को कॉज करवाते हैं, शिजेला, और चूंकि ये कैट बनी हुई है तो आपको याद आ जाएगा मोरैक्सिला कैटर हेलिस। और इस कैट को आप देख सकते हैं रनी नोज है तो इसलिए इन्फ्लुएंजा हुआ है, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। सही होगी बात। तो ये आप देख सकते हैं एटिपिकल निमोनिया कॉज करवाने वाले कौन है, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, मोरैक्सिला कैटर हेलिस और शिजेला। इन सब में हम किसको यूज़ कर रहे होते हैं, इन 3 को, टोब्रामाइसिन, एमिकासिन, जेंटामाइसिन, इन तीनों को यूज़ कर सकते हैं। अलग बातें बताऊं मैं आपको तो टोब्रामाइसिन काफ़ी सिमिलर ड्रग है जेंटामाइसिन से, ठीक है। थोड़ी सी इफेक्टिविटी थोड़ी सी कम होती है लेकिन काफ़ी सिमिलर ड्रग है ये जेंटामाइसिन से। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होता है वो थोड़ा सा फर्क होता है। खैर ये बातें अलग अलग इन सारे ड्रग्स को डिस्कस किया हुआ है बिग कैटसन के अंदर और काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। उस सारी डिटेल में मेरा ख्याल है हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट जी, अभी पहले मिनी कैटसन की बातें देखते हैं, फिर थोड़ा बहुत बिग कैटसन की बातें भी देख लेंगे। एक तो ये बात होगी एटिपिकल निमोनिया। फिर वो कहते हैं कि एंटीबैक्टीरियल साइनर्जी। आपको पता है कि हम अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स को पेनिसिलिन के साथ मिला के देते हैं, जो कि मैंने इस डायग्राम में शो किया हुआ है। इस पेंसिल के साथ मिल के अमाइनो ग्लाइकोसाइड एंटर हो रहे हैं और जब पेंसिल के साथ मिल के एंटर होते हैं तो इन 3 चीज़ों पे काम करते हैं। एक तो ये हार्ट बना हुआ है, हार्ट से एंडोकार्डाइटिस, ठीक है, तो एंटेरोकोकल एंडोकार्डाइटिस। तो आप कहते हो कि जो एंटेरोकोकाई की स्पीशीज होती हैं उसमें खासतौर पे इनकी सिनर्जी बड़ी काम की होती है। दूसरा यहाँ पे एक लिस्ट बनी हुई है तो आपको याद आ जाएगा लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेनीज। और तीसरा यहाँ पे मोनालिसा की पिक्चर है और मोनालिसा की पिक्चर भी आधी कटी हुई है तो सूडो पिक्चर है, तो आप इसे याद रख लोगे सूडोमोनाज। तो इन तीनों के लिए, लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेनीज के लिए, सूडोमोनाज एरिजिनोजा के लिए और एंटेरोकोकस के लिए, इन तीनों के लिए फर्स्ट लाइन ड्रग होते हैं ये अमाइनो ग्लाइकोसाइड प्लस पेनिसिलिन, ठीक है। तो अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स की जो तीसरी एप्लीकेशन आ गई वो आ गई, सॉरी दूसरी एप्लीकेशन आ गई वो आ गई आपके पास, मोनालिसा लिख रहा हूँ, सूडोमोनाज हो गई प्लस लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेनीज हो गई प्लस एंटेरोकोकस हो गई। इस सब में आपने साइनर्जी यानी कि 2 ड्रग्स जो थे आपके पास वो यूज़ करने हैं। अब मैं आपको बिग कैटसन में दिखाया था, ये जगह जगह उन्होंने इसको फर्स्ट लाइन ड्रग बताया हुआ है। बिग कैटसन को एक तो उठाना भी काम है। ये देखिएगा, ये देखिए सूडोमोनास एरिजिनोसा फर्स्ट लाइन क्या है इसमें, एंटी सूडोमोनास पेनिसिलिन प्लस अमाइनो ग्लाइकोसाइड। एगलैक्टिया में भी यही है वैसे तो, एंटेरोकोकस पेनिसिलिन प्लस अमाइनो ग्लाइकोसाइड, लिस्टेरिया एम्पेसिलिन प्लस अमाइनो ग्लाइकोसाइड, ठीक है। तो ये फर्स्ट लाइन ड्रग ऑफ फर्स्ट चॉइस इन चारों में आपके पास यही होती है। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए कि आपने इनको यूज़ करना है। सही है, ये फर्स्ट लाइन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है याद करने। किसी भी बीमारी का जो फर्स्ट लाइन ड्रग होता है वो याद करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने ये चीज़ आपको पिक्चर से डिपिक्ट कर दी है। आई होप सो कि ये पिक्चर आपको याद रहेगी और ये भी याद रहेगा कि ये साइनर्जी इसके लिए इस्तेमाल हो रही थी। आगे मजीद क्लिनिकल यूज़ की बात करते हैं तो वो कह रहे हैं कि अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स को अकेला भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ख़ास तौर पे टुलरीमिया और प्लेग के लिए। ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो कि मैं पिक्चर में इतने अच्छे से शो नहीं कर सका, बस मैंने ये दिखाया है कि प्लेग फैलता है चूहों से। तो यहाँ मैंने 2 चूहे बना दिए थे हाथ से ही, तो ये ज़रा बस अजीब सा ये, लेकिन अब वैसे रट्टा मार लो कि प्लेग में भी हम यूज़ कर रहे होते हैं कौन कौन से, स्ट्रेप्टोमाइसिन और जेंटामाइसिन, ठीक हो के बाद। तो आप अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स यूज़ कर रहे होते हो प्लेग के अंदर भी, स्ट्रेप्टोमाइसिन और जेंटामाइसिन। फिर इसी तरह से कुछ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस के अंदर भी अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फिर इसी तरह से निजेरिया गोनोरॉय। अच्छा, निजेरिया गोनोरिया जो होता है इसके लिए फर्स्ट लाइन ड्रग तो आपने वो सेफ्ट्रैक्सोन वगैरह डिस्कस की थी हमने, मतलब 3rd जनरेशन सेफलोस्पोरेंस वगैरह या पेनिसिलिन वगैरह यूज़ कर लेते हैं। अब अगर कोई बंदा पेनिसिलिन से एलर्जिक है, ठीक है, शदीद एलर्जिक है पेनिसिलिन से, तो हम इसको यूज़ करते हैं। यानी अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स को निजेरिया के ट्रीटमेंट तब यूज़ करना है अगर पेनिसिलिन से एलर्जी है, वरना फर्स्ट लाइन आपके पास वही सेफ्ट्रैक्सोन वगैरह ही होगा। ओके होगी बात। तो ये सेकंड लाइन ड्रग होता है आपके पास निजेरिया गोनोरॉय वगैरह के लिए। वेरी सिमिलरली ट्यूबरक्लोसिस का भी सेकंड लाइन ड्रग होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन, एमिकाइसिन वगैरह। कानामाइसिन भी होता है लेकिन कानामाइसिन वो यूनाइटेड स्टेट्स में अवेलेबल ही नहीं है। एनीवेज, ट्यूबरक्लोसिस
ट्यूबरक्लोसिस को याद कर, इसकी भी सेकंड लाइन, इसलिए याद करवाने के लिए मैंने यहाँ पे ट्यूब बना दी है, 2 ट्यूब बनाई हुई हैं ताकि 2 ट्यूब से आपको याद रह सके सेकंड लाइन ड्रग यूज़ हो रहा है। ओके ओके यहाँ तक बात समझ में आ गई। अच्छा जी, फिर वो कह रहे हैं जैसा कि पहले आपको बताया कि जेंटामाइसिन को हम देते हैं एंटेरोकोकल एंडोकार्डाइटिस के लिए। तो अभी हम पढ़ चुके हुए हैं कि एंटेरोकोकल एंडोकार्डाइटिस पर साइनर्जी यानी कि जेंटामाइसिन प्लस ये पेनिसिलिन वगैरह देंगे। ओके के बाद वो तो आप पहले पढ़ चुके हैं, यहाँ पर उन्होंने अलग से नाम लिख दिया तो उसमें ऐसी कोई याद करने वाली बात नहीं है। वैसे मैं ये बातें आपको बता चुका हुआ हूँ कि भाई याद रखना कि ये जो साइनर्जी होती है इसमें पेनिसिलिन भी दे सकते हैं और वैंकोमाइसिन भी दे सकते हैं। अलबत्ता वैंकोमाइसिन का बुक में ज़्यादा जिक्र नहीं किया हुआ, लेकिन बहरहाल इन दोनों के साथ साइनर्जी हो सकती है। वैसे तो हमें बैक्टीरियल सेल और इनहिबिटर ही देना ना। एनीवेज, अगर मेरे पिछले जुमले ने आपको कंफ्यूज कर दिया तो गोली मारें, आगे चलें, सही होगी बात। अच्छा, जेंटामाइसिन के बारे में बिग कैट में कुछ और बातें उन्होंने बताई हुई हैं आपको। एक तो इसका टॉपिकल यूज जो होता है वो बर्न्स वगैरह के लिए भी हो रहा होता है, स्किन लीजन्स और इन चीज़ों के अंदर भी जेंटामाइसिन। अब अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स नहीं, पर्टिकुलर जेंटामाइसिन की बात हो रही है कि भाई जेंटामाइसिन का टॉपिकल, सही होगी बात। फिर इसी तरह से इंट्राथीकली भी हम दे सकते हैं उसको। तो अगर मेनिंजाइटिस हुआ हो तो उसमें भी कौन सा देते हैं, जेंटामाइसिन। उसमें ये स्ट्रेप्टोमाइसिन वगैरह नहीं देते। अब यहाँ पे जेंटामाइसिन, ये वो डिजीजेज हैं जिसके अंदर एक पर्टिकुलर अमाइनो ग्लाइकोसाइड देते हैं, दूसरा अमाइनो ग्लाइकोसाइड इस तरह से प्रेफर नहीं करते। फिर यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ कि टोब्रामाइसिन जेंटामाइसिन सिमिलर होता है। एक बड़ी मजाक खेज बात है, पहले जब हमने पढ़ा था ना स्ट्रेप्टोग्रामिन्स, तो स्ट्रेप्टोग्रामिन्स में आपको याद होगा क्वीन बनाई हुई थी, क्वीन के फेस पे गम थी, तो हमने कहा था स्ट्रेप्टोग्रामिन्स जो होते हैं वो फीकियम पे काम करते हैं, फिकैलिस पे काम नहीं करते। टोब्रामाइसिन के बारे में लिखा हुआ है कि फीकियम पे काम नहीं करता और फिकैलिस पे कर लेता है। ठीक होगी बात। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात आई थी, तो वो हमने देख ली। यहाँ पे एक और बात भी बताई गई है कि सूडोमोनास एरिजिनोसा के लिए तो ये टोब्रामाइसिन के हम सॉल्यूशंस बनाते हैं जो कि इनहेल करते हैं। तो अगर कोई इनहेलेंट दिया जाए, वैसे इतनी कॉम्प्लेक्स बात कभी पूछते नहीं है यार, ये मैं सिर्फ आपको एडिशनल नॉलेज के लिए बात बता रहा हूँ। अगर आपको मिनी कैट्स वाली बातें याद रह जाए तो वो भी बहुत हैं, ठीक है। ये मैंने आपको वैसे एडिशनल बात बताई है। ऑलराइट जी, तो एडिशनल बातें छोड़ कर वापस आते हैं मिनी कैट्स की तरफ। मिनी कैट्स में एक और बात बताई थी, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्लिनिकल यूज़ है। वो क्या जी, कोलोरेक्टल सर्जरी के लिए जब हमने प्रिपेयर करना होता है तो कोलोन के अंदर हमने रिमूव करना होता है इसको, ये जो बैक्टीरिया वगैरह होता है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं नियोमाइसिन। नियोमाइसिन का बस यहीं पे आप इस्तेमाल पढ़ोगे। फिर के बाद यहाँ पे आपने और ये नहीं लिखना अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स, नियोमाइसिन। बेसिकली नियोमाइसिन जो है ना, ये इतना टॉक्सिक होता है कि ये हम पारेंटली देते ही नहीं है। इसकी टॉक्सिटीज काफ़ी ज़्यादा है, तो पारेंटल यूज इसका है नहीं इतना खास। इसको सिर्फ इस तरह से करते हैं कि अगर इसको ओरली देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि गट से तो इसने अब्जॉर्ब होना कोई नहीं, ओरली देते हैं ताकि कॉलोन वगैरह के अंदर काम कर सके। और इसीलिए इसका जो मैंने कॉलोन बनाया वो नियो 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 लिख के मैंने इसका कॉलोन बनाया हुआ है, ठीक है। ओ कॉलोन ऐसे ओ सा होता है ना, तो नियो 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 शायद आपको याद रह ही जाए इस तरह से। तो नियोमाइसिन कोलोरेक्टल सर्जरी की प्रिपरेशन में यूज़ होता है। कोलोरेक्टल सर्जरी की प्रिपरेशन में कौन यूज़ हो रहा है जी, नियोमाइसिन। सही होगी बात। एक और बात बताऊँ मैं आपको जेंटामाइसिन के बारे में। हाय हाय, जेंटामाइसिन स्वेयर इन्फेक्शंस में यूज़ होती है, बल्कि स्वेयर इन्फेक्शन पहले लिखना पड़ेगा। अगर एमसीक्यू हो और कहे जी ग्राम नेगेटिव की वजह से स्वेयर इन्फेक्शंस हुई हुई हैं तो भी आप जेंटामाइसिन ही लिख देना। जेंटामाइसिन बर्न्स में भी यूज़ हो रही है, मेनिंजाइटिस में भी यूज़ हो रही है, स्वेयर इन्फेक्शन में भी यूज़ हो रही है, एंटेरोकोकल एंडोकार्डाइटिस को ख़त्म करने के लिए साइनर्जी में भी जेंटामाइसिन यूज़ हो रही है, ठीक है। तो काफ़ी ज़रा अच्छे किस्म के इस्तेमाल होगा जेंटामाइसिन के, ज़रा ज़हन में रख लेना। लेकिन कोलोरेक्टल सर्जरी का नाम आ जाए तो हमेशा आपने नियोमाइसिन ही लिखना है। ट्यूबरक्लोसिस का नाम आ जाए तो उसमें आपने ये एमिकासिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये वाली चीज़ें लिखनी हैं। तो थोड़ा बहुत इन चीज़ों को देख लीजिए, ओवरऑल यूज़ याद हो जाए तो भी ठीक है, लेकिन अलग अलग ड्रग्स का थोड़ा सा आपको पता हो इसके अंदर तो बेहतर है। नेटलमाइसिन भी वो कह रहे हैं कि सीरियस इन्फेक्शंस में यूज़ हो रहा है। तो अगर एमसीक्यू में नेटलमाइसिन और जेंटामाइसिन दोनों आ गए तो आपके साथ जाती है, लेकिन वैसे आएंगे नहीं। ऑलराइट, यहाँ तक हमारे पास क्लिनिकल यूजेस कंप्लीट होते हैं अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स के। हैं तो कुछ और भी बिग कैट्स में डिस्कस किए हुए, लेकिन मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट इतने ही थे, बल्कि इंपॉर्टेंट से कुछ बढ़ के भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हुए हैं। सही होगी बात। अब हम आते हैं टॉक्सिसिटीज़ की तरफ। 4 मेन टॉक्सिसिटी हैं। लो जी, पहले नंबर पर तो आप देख सकते हैं कि क्या दिखाऊं मैं आपको, इसके जो कान है वो किडनीज के बने हुए हैं। इसका मतलब है कि कानों की कोई खराबी है, ओटोटॉक्सिसिटी, कानों की खराबी। सही। दूसरे नंबर पे कान खराब शो करने के लिए मैंने कान किडनीज के बनाया ताकि आपको याद रहे, नेफ्रोटॉक्सिसिटी। अक्सर ये ओटो और नेफ्रो जो होते हैं, नो जो होते हैं, नेफ्रो और ओटो, ये इकट्ठे आ रहे होते हैं। एनीवे, ओटोटॉक्सिसिटी प्लस नेफ्रोटॉक्सिसिटी। उसके अलावा मजीद अगर मैं दिखाऊं तो इसकी स्किन पे मैंने लाइनें लाइनें से मारी हुई ताकि आपको स्किन रैश याद हो जाए। तो तीसरी जो टॉक्सिसिटी है इसकी वो स्किन रैश भी होती है। और चौथी टॉक्सिसिटी आप देख सकते हैं न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज।
चीकों की बात, तो मसल का थोड़ा सा मसला होता है। आप देख सकते हैं स्नोमैन के बाजू हमेशा पतले पतले से ही होते हैं। वैसे मैंने एक बाजू पे इसके ये मसल्स शो कर दिए हैं आपको, बाइसेप ट्राइसेप अपनी तरफ से दोनों बनाए हैं मैंने, और दूसरे बाजू पे नहीं शो किए हुए, तो शायद आपको थोड़ा बहुत इससे ज़हन में रह जाए। तो ये हमारे पास तस्वीर कंप्लीट होती है। तस्वीर है, मेरा नहीं ख्याल कोई बात रहेगी जो मैंने ना बताई हो। ओवरऑल एक दफ़ा देख लेते हैं जाने वाली मोराक्जिला कैटल हेलस और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा में ये टैग यूज़ कर रहे होते हैं हम। लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेनिस में, सूडोमोनाज में और एंटोकोकल एंडोकार्डिटिस में ये सैनर्जी यूज़ कर रहे होते हैं। उसके अलावा ऐसे याद हो जाएगा पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट, इससे एमिकाइसिन 30S, पैरोमाइसिन, टोब्रामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, कानामाइसिन और जेंटलमैन बना हुआ है जेंटामाइसिन, ठीक है। और यहाँ पे मैकेनिकल एक्शन शो हो रहा है। तो खैर वो पार्ट 1 की वीडियो में डिस्कस कर लिया था। तो ये हमारे पास पूरी पिक्चर है। इंशाल्लाह जल्दी जल्दी की वीडियो में इसी पिक्चर को टोटली मैं रिव्यू करूँगा। तो अगर आपने पिक्चर रिवाइज करनी तो जल्दी जल्दी की वीडियो देख लीजिएगा। अच्छा, अब इन चारों टॉक्सिसिटीज को थोड़ा बहुत डिटेल में देख लेते हैं। ओटोटॉक्सिसिटी, कानों का मसला, इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो आपकी हेयरिंग लॉस, दूसरा आपको पता है कान का जो वेस्टिबुलर सिस्टम होता है वो बैलेंस में भी इन्वॉल्व होता है। आपकी जो बॉडी का बैलेंस होता है, इक्विलिब्रियम होता है, उसमें भी इन्वॉल्व होता है। तो हेयरिंग सिस्टम को यानी कि ऑडिटरी इंपेयरमेंट को कॉज करने वाले हैं एमिकाइसिन और कानामाइसिन, ठीक है। और वेस्टिबुलर डिसफंक्शनिंग उसको खराब करने वाले हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन और टोब्रामाइसिन। पता नहीं क्यों यार अलग अलग लिखते हैं चीज़ों को, खैर एनीवेज। उसके अलावा एक और बात ये भी बता रहे हैं आपको कि लूप डायूरेटिक्स के साथ अगर देंगे अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स को तो टॉक्सिसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि सारी बात है लूप डायूरेटिक्स जो होते हैं वो किडनी के थ्रू इनकी एक्सक्रीशन को कम कर देंगे। एक्सक्रीशन कम होगी तो टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि ये सिर्फ किडनीज में ही एलिमिनेट हो रहे होते हैं। जब भी किडनी का मसला होता है अमाइनो ग्लाइकोसाइड की डोजेज एडजस्टमेंट करनी होती है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, पार्ट 1 की वीडियो में बताई थी, आपको दोबारा बता रहा हूँ। ऑलराइट। उसके अलावा कह रहे हैं कि बूढ़ों के अलावा बच्चों के अंदर भी इसके इफेक्ट्स आए हैं, तो हम प्रेग्नेंट फीमेल को भी नहीं देते, क्योंकि हमने देखा कि फीटल एक्सपोजर में भी मसला आ रहा है। ये तो बातें हो गई ओटोटॉक्सिसिटी के बारे में। नेफ्रोटॉक्सिसिटी, किडनी के अंदर मसला क्या करते हैं, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस करवा रहे होते हैं। ये भी आमतौर पर बूढ़ों में ही करवा रहे होते हैं। कौन सा अमाइनो ग्लाइकोसाइड सबसे ज्यादा नेफ्रोटॉक्सिक है? आंसर है जी जेंटामाइसिन। सबसे नेफ्रोटॉक्सिक अमाइनो ग्लाइकोसाइड इज जेंटामाइसिन, ठीक है। नेक्स्ट वो डिस्कस कर रहे हैं न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज। बिल्कुल जिस तरह क्योयारा लाइक ड्रग्स होते हैं वो उसी की तरह का न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज कर रहे होते हैं, और न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज की वजह से रेस्पिरेटरी पैरालिसिस भी करवा देते हैं। अलबत्ता ये न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज रिवर्सिबल होता है। अक्सर कैल्शियम नियोस्टिग्मिन वगैरह दे के काम ठीक हो जाता है, लेकिन चूंकि रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हुआ होता है तो बंदे को वेंटिलेटर पर अक्सर डालना पड़ जाता है। अच्छा, ओटोटॉक्सिसिटी जो थी ना वो इरिवर्सिबल थी, अक्सर इरिवर्सिबल होती है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना, ओटोटॉक्सिसिटी अक्सर इरिवर्सिबल होती है। ऑलरेडी न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज भी हो गया, स्किन रिएक्शन, एलर्जिक स्किन रिएक्शन वगैरह होगा। कौन सा अमाइनो ग्लाइकोसाइड सबसे ज्यादा एलर्जिक है, सबसे ज्यादा स्किन रैश कॉज करवाता है? आंसर है नियोमाइसिन, ठीक होगी बात। सबसे ज्यादा नेफ्रोटॉक्सिक जेंटामाइसिन, सबसे ज्यादा स्किन रिएक्शन वाला नियोमाइसिन। स्किन आपको पता ना, ये डर्माटोलॉजिस्ट की नई नई आजकल की फील्ड हैं, तो इससे आपको नियोमाइसिन जरा याद हो जाएगा, ना याद हो तो फिर हटा मार लेना। अच्छा, नेफ्रोटॉक्सिसिटी जेंटामाइसिन ने कॉज करवा दी। थोड़े बाद अब हम एमसीक्यूज को रिव्यू कर लेते हैं, बाकी तो आई होप सो को सारा कुछ डिस्कस कर लिया हमने। क्लिनिकल यूज ऑफ हमारे ग्लाइकोसाइड्स, आंसर है जेंटामाइसिन एंड एम्पिसिलिन फॉर एंटेरोकोकल एंडोकार्डाइटिस, ये वाला, ठीक है। जेंटामाइसिन को हमने दिया था एंटेरोकोकल एंडोकार्डाइटिस के लिए, यही इसका आंसर बनता है। कोई ऐसा मुश्किल एमसीक्यू नहीं था। और ये पार्ट 1 की वीडियो की चीज़ है, लेकिन ये भी देख लें, यहाँ पे उन्होंने बेसिकली डिस्कस किया हुआ है पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट को, कि हमारे ग्लाइकोसाइड के बारे में क्या बात सच्ची है। ड्रग कंटिन्यूज टू एक्सर्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट्स इवन व्हेन द प्लाज्मा लेवल डिक्रीज बिलो डिटेक्टेबल लेवल्स। ये पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट हमने पढ़ा था, उसी की बात यहाँ पे कर रहे हैं। पार्ट 1 की वीडियो में ये बात डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, फिर आप देखें तो यहाँ पे बेसिकली एक एमसीक्यू है, जाओ जिस इस वाले एमसीक्यू में आंसर एजिथ्रोमाइसिन है, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो कि अमाइनो ग्लाइकोसाइड, कहने का मतलब है अमाइनो ग्लाइकोसाइड किसी भी ऑप्शन में मौजूद नहीं है। तो शायद बेचारा कैटसन भी कंफ्यूज हो गया था, इस एमसीक्यू को पिछले चैप्टर में लिखना चाहिए था, उसने यहाँ पता नहीं क्यों लिख दिया। हालांकि एजिथ्रोमाइसिन कोई अमाइनो ग्लाइकोसाइड नहीं है, मैक्रोलाइड होता है, जो कि चैप्टर नंबर 44 में पढ़ाया हुआ उन्होंने, लेकिन यहाँ इस एमसीक्यू डाल दिया। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि कैटसन भी कंफ्यूज हो जाता है, तो आप तो हो ही सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।